हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए पिछली क्लास को, ताकि हमने क्या पढ़ा है वो हमें ध्यान रहे। तो हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने क्या क्या पढ़ा? तो भाई निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने एक तो पढ़ा नरयुग्मक का निर्माण, यानी परागकण का निर्माण, है ना, नरयुग्मक का निर्माण, ये हम पढ़ चुके हैं। एक हम मादा युग्मक यानी अंड कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। मादा युग्मक का निर्माण हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और तीसरी हमने इसमें पढ़ लिया था, तीसरा निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने पढ़ लिया था परागण, यानी नर युग्मक मादा पुष्प तक कैसे पहुंचता है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र स्त्री केसर तक कैसे पहुंचता है, ये घटना हमने पढ़ ली थी निषेचन पूर्व घटनाओं में। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था निषेचन। और निषेचन में हमने, निषेचन की परिभाषा तो सिंपल है कि एक ही जाति के नर युग्मक, एक ही जाति के नर युग्मक और जो मादा युग्मक है, इनके प्राक केंद्रकों का संलयन, इनके प्राक केंद्रक यानी प्रारंभिक थोड़े अल्प विकसित केंद्रक जो इनके होते हैं, प्राक केंद्रकों का संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो ये निषेचन हमने पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ निषेचन में इसको विस्तार से लिया। तो पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है, पुष्पी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है, उसको लगभग 6 चरणों में डिवाइड करके हमने पढ़ा। 6, है ना, 6 चरण क्या है, अब आप इसको समझ लीजिए। आप कहोगे यार बुक में नहीं है, तो बिल्कुल बुक में नहीं है, लेकिन हमने इसको सिस्टमेटिकली कितने चरणों में बांट दिया? 6 चरणों में बांट दिया, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो निषेचन की प्रक्रिया को हम 6 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ सर? सबसे पहले हुआ पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। इस प्रकार की ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, तभी तो आप याद रख पाओगे पूरा चैप्टर। फिर इसके बाद जब पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? पराग कण का अंकुरण हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों? तो पराग कण के अंकुरण से पराग नलिका बनी, और फिर उस पराग नलिका ने क्या करी? पराग नलिका ने की वृद्धि, यानी पराग नलिका की वृद्धि हुई। पराग नलिका वृद्धि करती हुई कहां तक पहुंच गई थी सर? अंडाशय तक पहुंच जाती है। फिर क्या होता है? नंबर 4, अंडाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है? अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है। यानी हमने नेक्स्ट चैप्टर जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और आपको याद भी हो गया होगा कि बीजांड में प्रवेश के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला क्या था? बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा निभागी प्रवेश, और तीसरा क्या था? अध्यावरणी प्रवेश। क्या था? अध्यावरणी प्रवेश। तो इस प्रकार से बीजांड में प्रवेश हो जाता है। नंबर 5वां हमने चरण पढ़ा कि जो पराग नलिका आगे बढ़ी है, इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश हो गया, लेकिन बीजांड से अब कहां प्रवेश करेगी भाई? बीजांड से प्रवेश करेगी भ्रूणकोश में। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाएगा। भ्रूणकोश में प्रवेश कहां से होगा? तो बताया था आपको, हमेशा बीजांड द्वार से ही होगा, हमेशा बीजांड द्वार से होगा। स्टेप क्या क्या था याद रहा होगा कल की क्लास में। सबसे पहले पहली सहायक कोशिका टूटकर तंतु में समुच्चय बनाएगी, इसके द्वारा पराग नलिका भ्रूणकोश में एंटर करेगी। एंटर करते ही दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी, यहाँ पर एक छिद्र बन जाएगा, और जो अंदर दो नरयुग्मक थे वो भ्रूणकोश में एंटर कर जाएंगे। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के पास आ जाएगा और एक नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका के पास आ जाएगा। हुआ रिवाइज। और लास्ट चरण हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कल? लास्ट चरण हमारा था द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में हमने क्या पढ़ा? देखो ध्यान देना द्विनिषेचन पे। द्विनिषेचन में हमने क्या पढ़ा कि एक नरयुग्मक जो अंड कोशिका के पास आता है, वो तो अंड कोशिका को संलयित कर देता है,
अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, निषेचित हो जाता है और क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। इस घटना को सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा नवयुग्मक कहां चला जाता है, बीच में जो वो द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका थी उस द्वितीय केंद्रक के पास चला जाता है और वहां जाकर के उससे संलयित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक त्रिगुणित रचना बनती है जिसको क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष नहीं कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ चूंकि 3 केंद्रक मिल गए हैं इसलिए इस घटना को त्रिक संलयन भी कहते हैं बच्चों। तो 2 घटनाएं यहाँ पर होती है, एक तो सत्य निषेचन और एक त्रिक संलयन। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, द्विनिषेचन। तो इस प्रकार से हमने बच्चों निषेचन भी पूरा कर लिया था, लेकिन निषेचन से रिगार्डिंग अभी 1-2 पॉइंट और हैं, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा निषेचन भी यहाँ पर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में पुष्पिपातों में लैंगिक जनन में निषेचन पूर्ण होने के बाद फिर हमारे पास लास्ट क्या बचेगा, नंबर 3 निषेचन पश्च घटनाएं। कि निषेचन होने के बाद, अब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, निषेचन पश्च घटनाएं, इनको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपके समापन की कगार पर है। ठीक है, तो अब इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वो द्विनिषेचन से रिगार्डिंग रहेगा कि जो द्विनिषेचन कल हुआ था उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो भाई इंपॉर्टेंस क्या है, आप पढ़कर क्या है, बस पूछ लिया जाता है परीक्षा में तो बच्चा सोचता है इंपॉर्टेंस क्या है। अरे इंपॉर्टेंस सिंपल ही है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, अंड कोशिका थी, अंड कोशिका के पास नवयुग्मक आ गया, दोनों के केंद्रक आपस में संलयित हो गए तो क्या बन गया सर, युग्मनज बन गया। तो युग्मनज किसके फलस्वरूप बना है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप ही तो बना है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया ना कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा केंद्रक कहां गया था सर, यहाँ जो द्वितीय 2 केंद्रक थे, द्विगुणित केंद्रक थे, उनके पास एक नवयुग्मक आ गया था और इससे एक त्रिगुणित रचना बन गई थी। क्या बन गई थी, एक बीच में त्रिगुणित रचना बन गई थी। बताइए, देखिए इस त्रिगुणित रचना का नाम क्या था, बताया ना अभी पीछे, क्या था इस त्रिगुणित रचना का नाम, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो सर ये क्या महत्व हुआ, अरे भाई दूसरे नवयुग्मक ने ध्रुवीय कोशिका के बीच में जो 2 केंद्रक थे उनसे वो संलयित हो गया जाकर के और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किया। और इससे क्या होता है, ये आगे विभाजन करेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अब आगे विभाजन करेगा। तो विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा। और ये भ्रूणपोष क्या करेगा, अंदर जो ये युग्मनज है ना, युग्मनज से भी तो विभाजन से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। इधर यहां पर क्या बनेगा, ये भ्रूणपोष बनेगा। तो इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि ये जो भ्रूणपोष है ये इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। यहां ये भ्रूण जो बनेगा, यहां पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा जो आगे जाकर के भ्रूणपोष बना लेगा। तो ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। आ रही है बात समझ में। तो 2 इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखो 2 बातें जिसमें बच्चे उलझते हैं, भ्रूण कोश, भ्रूण पोष। अब देखो, अब आप पूछोगे ही नहीं मुझसे कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है ना, क्योंकि अब तो पूछना ही बेकार है इस प्रश्न को। भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणकोश क्या है बच्चों, अरे भाई भ्रूणकोश तो ये पूरा का पूरा जो कोष्ठक हम बनाते हैं, 7 कोशिकीय रचना जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 कोशिका बीच में जिसमें 2 केंद्रक है, इस पूरी रचना को क्या कहा जाता है बच्चों, भ्रूणकोश कहा जाता है। कोश का मतलब कोष्ठक, क्योंकि अंदर भ्रूण बनेगा इसलिए इसको पूरी रचना को क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़िए, अभी आपने देखा कि एक नवयुग्मक इस अंड कोशिका से फर्टिलाइज होकर के यहां क्या बना लेगा, ये तो बन जाएगा भ्रूण। ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा भ्रूण। तो अंदर भ्रूण बनाना, इसीलिए तो इस पूरी रचना को क्या कह दिया था हमने, इस कोष्ठक को कह दिया था भ्रूणकोश। लेकिन इस भ्रूण को पोषण देने के लिए जो दूसरा नवयुग्मक है वो इस द्वितीय कोशिका से संलयित हो जाएगा और यहां पर ये त्रिगुणित रचना बन जाएगी। इस त्रिगुणित रचना को कहा जाएगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। अब ये भी विभाजन करेगी तो इससे एक यहां पर एक लिक्विड तैयार होगा, ठोस भी हो सकता है।
इसको कहा जाएगा भ्रूणपोष। क्या कहा जाएगा? भ्रूणपोष। तो ये है भ्रूणपोष जो कि इस भ्रूण को पोषण देगा, भ्रूण को पोषण दे रहा है, इसीलिए तो इसका नाम क्या हो गया? भ्रूणपोष। तो भाई भ्रूणकोष तो बिल्कुल ही अलग चीज है। भ्रूणकोष तो ये पूरा का पूरा कोष्ठक है जिसके अंदर ये भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूणपोष ये जो त्रिगुणित रचना से जो एक संरचना बनती है उसको भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भ्रूण को पोषण देता है। तो आशा करता हूं कि आपको भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में भी अंतर समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? कमेंट करके बता दो फटाफट, बताओ यस नो। आ गया ना समझ में? ओके। अच्छा, अब एक बात और बता दो आप मुझे कि भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में पहले भ्रूणकोष आया या भ्रूणपोष आया? ये बताओ, ऐसे बताओ आप मुझे, पहले कौन आया? पहले भ्रूणकोष आया या पहले भ्रूणपोष आया? है ना, ऐसे बताओ आप, देखिए कितना समझे हो। भ्रूणकोष पहले आया या भ्रूणपोष पहले आया? ना जैसे जो बचपन में नहीं पूछते थे एक प्रश्न कि मुर्गी पहले आया या अंडा, ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए भ्रूणपोष पहले आया या भ्रूणकोष पहले आया? बताओ। भ्रूणकोष। अरे भाई भ्रूणकोष पहले आया, उसके अंदर जो द्विगुणित केंद्रक था, बाद में उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, त्रिक संलयन से त्रिगुणित रचना बनी, उससे भ्रूणपोष बना। तो भ्रूणपोष तो बहुत बाद में बनता है, पहले क्या बनता है? पहले भ्रूणकोष बनता है। मिटा दूं क्या इसको? द्विनिषेचन समझ में आ गया आपको? द्विनिषेचन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इसको मिटाते हैं और आते हैं नोट्स पे। लीजिए, क्या है नोट्स? पढ़े देखें। एक नर युग्मक से अंड कोशिका के संयोजन, ये से काट देना। एक नर युग्मक अंड कोशिका के संयोजन से, अंड कोशिका से संयोजित हो रहा है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, द्विगुणित युग्मनज बनाता है जो परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इससे आगे जाकर के भ्रूण बनेगा। तो ये तो हो गया पहला महत्व। दूसरा महत्व क्या है? दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी बीच वाले जो दो केंद्रक थे उनसे संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये यहां पर आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। त्रिगुणित क्या, यहां एरो लगा करके लिख लेते हैं अपन। त्रिगुणित तो है लेकिन इसका नाम क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है जो विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नहीं, भ्रूणपोष बना लेता है और विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। बिल्कुल इसी से पोषण मिलेगा आगे जाकर के। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है द्विनिषेचन का? देखिए तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन व त्रिक संलयन दोनों आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है भाई। बीज कब बनेगा? भ्रूण से। तो युग्मक संलयन के फलस्वरूप यानी निषेचन के फलस्वरूप बीज बनेगा और त्रिक संलयन के फलस्वरूप उसको पोषण मिलेगा। मान लीजिए त्रिक संलयन नहीं हुआ तो भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होगा। भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हुआ तो इस युग्मनज को पोषण नहीं मिलेगा। तो बीज कैसे बनेगा? यानी बीज को जीवित रहने के लिए, बीज की जीवन क्षमता के लिए दोनों ही घटनाएं जरूरी है जो ऊपर पड़ी है। युग्मक संलयन यानी निषेचन भी जरूरी है और त्रिक संलयन यानी ये भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया भी जरूरी है। चौथा, इसमें जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है। बिल्कुल द्विनिषेचन के फलस्वरूप जीव द्रव्य का पुनर्निर्माण, पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। कैसे? अरे भाई सीधा ही तो है। एक पादप से परागकण आता है तो इसका जीव द्रव्य है, अंड कोशिका दूसरे पादप की, इसका जीव द्रव्य है। तो जब ये परागकण इस अंड कोशिका के साथ आकर के मिलेगा तो दोनों का जीव द्रव्य मिल जाएगा। दोनों का जीव द्रव्य मिल जाएगा तो जो नया जीव द्रव्य बन रहा है वो तो बिल्कुल नए प्रकार का ही है ना तो पूरी तरह से इसके जैसा है ना पूरी तरह से अंड कोशिका से मिलता है, बल्कि दोनों के मिलने से नए प्रकार के जीव द्रव्य का निर्माण हुआ है। यानी कि जीव द्रव्य का क्या हुआ है? ऐसे लिखोगे, पुनर्विन्यास हुआ है, नवीनीकरण हुआ है। तो इससे जो पादप बनेगा वो भी अपने जनक पादपों से थोड़ा अलग होगा। तो आशा करता हूं द्विनिषेचन के महत्व आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इनको ठीक से याद कर लेंगे। तो इसी के साथ आपका द्विनिषेचन का टॉपिक यहां पर पूरी तरह से समाप्त होता है। यानी कि पादपों में निषेचन कैसे होता है और निषेचन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी बातें आपकी यहां पर पूरी होती है। अब जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक टॉपिक के पूरे होने के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। तो बिल्कुल अब हम द्विनिषेचन से संबंधित हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे।
तो देखिए हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आज के हमारे क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। मैंने पहले से यहां पर आज टाइप नहीं किया है, तो मैं साथ का साथ लिखता चलूंगा। HTC यानी हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में अब तक आप 3 सीरीज खत्म कर चुके हैं, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज HTC का हमारा चौथा पार्ट रहेगा। HTC का आज हमारा कौन सा पार्ट रहेगा? चौथा पार्ट रहेगा। और HTC का सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न रहेगा स्टूडेंट्स, HTC का हमारा पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1, निषेचन की खोज, लिख लेना, आप समझ जाओगे थोड़ी थोड़ी राइटिंग। निषेचन की खोज किसने व किसमें की। इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपका उत्तर रहेगा कि निषेचन की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट रहे हैं, निषेचन की खोज करने का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है। भाई किसको जाता है? उत्तर रहेगा हमारा स्ट्रासबर्गर। चलिए थोड़ा सा रोका था वीडियो को, सोचा कि प्रश्न लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा रोका था आपके वीडियो को, सोचा कि प्रश्न लिख ही लेते हैं ताकि राइटिंग वाला इश्यू समाप्त हो जाए। तो पहला प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया था क्या था कि निषेचन की खोज किसने और किसमें की, तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया था स्ट्रासबर्गर। किसमें की, इस बात का जवाब रहेगा लीलियम में की। किसमें की? लीलियम यानी प्याज के पादप में। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने लीलियम नामक पादप में की। सर इसमें क्या कंफ्यूजन है? सीधा था, ये तो याद करना था। बच्चों कंफ्यूजन कहां हो जाता है? जब वो प्रश्न पूछ लेता है कि डी निषेचन की खोज किसने की। हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, यूं ही थोड़ी ना कह रहे हैं हम। कंफ्यूजन कहां है कि अगर वो आपसे निषेचन ना पूछ ले, HTC4 में आप हैं, अगर वो आपसे निषेचन ना पूछे, डी निषेचन पूछ ले, तब आपका जवाब बदल जाएगा। क्योंकि इन्होंने केवल, स्ट्रासबर्गर ने केवल निषेचन यानी जिसे हम सत्य निषेचन कह रहे थे उसको खोजा था। डी निषेचन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? नावास्चिन। ध्यान दे देना, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है डी निषेचन की खोज किसने की। तो डी निषेचन की खोज नावास्चिन ने लीलियम व फ्रिटिलेरिया नामक पादप में की। किसमें की? लीलियम व फ्रिटिलेरिया नामक पादप में की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। निषेचन पूछा जाए तो स्ट्रासबर्गर और डी निषेचन पूछा जाए तो नावास्चिन आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट्स, आवृत बीजी पादपों के लाक्षणिक गुण बताइए। बच्चों देखो लाक्षणिक गुण क्या होते हैं पहले तो आप वो समझ लीजिए। लाक्षणिक गुण ऐसे गुणों को माना जाता है जनरली जो केवल इन्हीं पादपों में पाए जाते हैं, आवृत बीजी पादपों में पाए जाए और किसी में ना पाए जाए। तो लाक्षणिक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण लाक्षणिक गुण है स्टूडेंट्स द्विनिषेचन की घटना। द्विनिषेचन की घटना पहला गुण। द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पादपों, केवल पुष्पी पादपों में ही पाया जाता है और द्विनिषेचन किसी और पादप में नहीं पाया जाता है। और क्या है स्टूडेंट्स? तो और मैं आपको बता देता हूं, जो वो 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है, 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद जो आप बनाते हैं, जिसको आप भ्रूण कोश कहते हैं, वो 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद भी केवल किसमें पाया जाएगा स्टूडेंट्स? ये 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद भी केवल और केवल आवृत बीजी पादपों में ही पाया जाएगा। 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, यह भी आवृत बीजी पादपों का लाक्षणिक गुण है।
और कौन सा ऐसा गुण हो सकता है जो केवल आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है? तो आप इसमें एक और शामिल कर सकते हैं कि आवृत बीजी पादप जो हैं इनमें निषेचन नाल युग्मकी प्रकार का होता है। नाल युग्मकी प्रकार का होता है, जिसको आप इंग्लिश में साइफोगेमी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? साइफोगेमी कह सकते हैं। तो नाल युग्मकी क्यों? क्योंकि जो नर युग्मक है ना वो एक पराग नलिका के द्वारा आगे बढ़ते हैं और भ्रूण कोष तक पहुंचते हैं, इसलिए निषेचन का टाइप क्या हो गया? नाल युग्मकी। आ रहा है समझ में? वैसे मैं बोल भी रहा हूं कि इसमें निषेचन नाल युग्मकी यानी कि साइफोगेमी प्रकार का होता है। तो ये कुछ लाक्षणिक गुण है, इनको अच्छे से रट लेना। आवृत बीजी पादपों के लाक्षणिक गुण कौन कौन से हो गए? द्विनिषेचन पाया जाता है, 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद का निर्माण केवल इन्हीं में देखने को मिलेगा। इनमें निषेचन नाल युग्मकीय प्रकार का होगा, साइफोगेमी प्रकार का होगा। त्रिक संलयन की जो घटना है, चौथा, हालांकि वो द्विगुणित में आ गया है, द्विनिषेचन में आ गया है, फिर भी आप चाहो तो अलग से लिख लीजिए कि त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण, यह भी केवल कहां होगा स्टूडेंट्स? यह भी केवल आवृत बीजी पादपों में ही होगा, अन्यत्र कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लाक्षणिक गुण अगर पूछ लिया जाए तो ये कुछ लाक्षणिक गुण है, इनको आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एचटीसी में प्रश्न नंबर 4 क्या रहेगा? थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है तो आप पहले यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इनको मिटा दूंगा। इस आंसर को मैं मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना? फिर मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि एक प्रश्न नहीं दब जाएगा नहीं तो इसके अंदर। कंप्लीट है? ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट? मिटा देता हूं। चलो मैं एक लाइन मिटा देता हूं, इसकी एक लाइन को इरेज कर देता हूं, बाकी को रहने देता हूं, एक को इरेज कर देता हूं। चलिए अब वो प्रश्न ले लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4, परागण एवं निषेचन के मध्य अंतराल कितने घंटों का होता है? यानी जब परागण हो गया था, यानी कि पराग कण वर्तिकाग्र पर आ जाता है, उसके बाद निषेचन की घटना होती है, तो ये निषेचन की घटना जो है, परागण और निषेचन की घटना के बीच में कितना समय लग जाता है? तो बच्चों ये समय कोई फिक्स नहीं होता है, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए। ये समय कोई फिक्स नहीं होता है, ये समय वेरी करता है। कुछ पादपों में अलग हो सकता है, कुछ पादपों में अलग हो सकता है। तो सर उत्तर क्या लिखें? तो भाई आप उत्तर लिख सकते हो 2 घंटे से लेकर के 25 घंटे तक के बीच का समय हो सकता है। यानी मिनिमम कितना हो सकता है? 2 घंटे। और मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? तो मैक्सिमम हो सकता है 25 घंटे। यानी कितना समय लग जाता है परागण और निषेचन के बीच में? 2 घंटे से लेकर के 25 घंटे तक का समय लग सकता है, ये ध्यान रख लेना। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, युग्मक संलयन व त्रिक संलयन में से कौन सी घटना पहले होती है? दोनों में से कौन सी घटना पहले होती है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कभी पूछ लिया जाए तो बच्चों आप युग्मक संलयन मत कह देना कि अंड कोशिका पहले थी, पहले नर युग्मक उसके पास आया तो पहले युग्मक संलयन हो जाएगा, यानी सत्य निषेचन हो जाएगा। नहीं, सत्य निषेचन बाद में होता है। पहले त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, यानी पहले त्रिक संलयन होता है, क्योंकि पहले पोषक बनेगा फिर भ्रूण बनेगा, तभी तो भ्रूण को पोषण मिलेगा और वो जिंदा रह जाएगा। मान लीजिए पहले भ्रूण बन गया और उसके लिए पोषण का इंतजाम नहीं है, तो बताइए फिर उस स्थिति में भ्रूण जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो पहले पोषण का इंतजाम होगा, और पोषण का इंतजाम किससे होता है? कौन सी घटना से होता है? त्रिक संलयन से। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो।
कि दोनों में से कौन सी घटना पहले होती है, तो दोनों में से त्रिक संलयन पहले होता है। त्रिक संलयन पहले होता है, जिससे क्या बनता है, जिससे भ्रूण पोष बनता है। फिर इसके बाद होता है युग्मक संलयन, जिससे भ्रूण बनता है। तो आशा करता हूं कि छोटी सी क्लास आपके समझ में आई होगी, ज्यादा कुछ इसमें विशेष था नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच गया था निषेचन, तो उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ आपका निषेचन ये यहां पर पूरा हो जाता है। कल से आप निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। बने रहिएगा साइंस क्लास एज के साथ। नमस्कार।